सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। इस वीडियो में हम HSSC CET प्रैक्टिस सेट 3 की बात हम करने वाले हैं। इस पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, कंप्लीटली इसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको लेवल पता लगेगा और अपनी तैयारी भी पता लगने वाली है। ये स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में पलवल स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शंस में जो है फेरबदल यहाँ पर कर दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शंस जो है थोड़े अलग होने चाहिए थे। तो पलवल स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को जो है गिरफ्तार की अगर हम बात करें तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1919 के अंदर। ठीक है, तो 1991 नहीं आएगा, 1919 जो है राइट आंसर इसका होगा। 1919 में जो महात्मा गांधी जी हैं उनको पलवल स्टेशन से हरियाणा प्रदेश में जो है गिरफ्तार किया गया था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन में हरियाणा के किस नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था? तो होम रूल आंदोलन में हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेकीराम शर्मा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, पहली बार हरियाणा में स्वामी दयानंद जी किस स्थान पर ठहरे थे? तो पहली बार हरियाणा में स्वामी दयानंद जी अंबाला में ठहरे थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ के किलों का निर्माण किसने करवाया था? तो बल्लभगढ़ के किलों का निर्माण करवाया था बल्लभ सिंह ने, जिनको निक नेम में बल्लू भी कहा जाता था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट, 1478। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सूफी मत का अधिक प्रभाव कहां पर था? तो हरियाणा में सूफी मत का जो प्रभाव था वो नारनौल, कैथल और झज्जर, इन तीनों ही जगह पर था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कुल कितनी नहरों का निर्माण करवाया था? तो हरियाणा में कुल 5 नहरों का निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, हरियाणा में मुगल प्रशासन ने प्रदेश को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो हरियाणा में मुगल प्रशासन ने प्रदेश को जो है 6 प्रांतों में विभक्त किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम सूरी का मकबरा किसने बनवाया था? तो इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाया था शेर शाह ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शेर शाह। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का टोपरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा कभी डैश का भाग था? तो हरियाणा जो है मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो अशोक का जो टोपरा अभिलेख है उससे यह पता चलता है, क्योंकि अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर और हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर में गिरावट आई है। हरियाणा राज्य की दशकीय वृद्धि 1991 से 2001 में 28.43% थी, जो कि 2001 से 11 में घटकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई थी 19.90%। ठीक है, तो जो हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर है उसमें यहाँ पर गिरावट आई थी और ये हो गई थी 2011 में 19.90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? तो गिवन आंसर्स में जो जिला न्यूनतम जनसंख्या वाला है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी, दादरी। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रदेश में उप तहसीलों की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में वर्तमान में जो उप तहसील है वो यहाँ पर है। सो यहाँ पर बेसिकली राइट आंसर वैसे होगा 49। हरियाणा में 49 उप तहसील है, लेकिन 49 हमारे पास आंसर में नहीं है, सो हम 50 के साथ जाएंगे। ठीक है, पहले 50 थी, देन रायपुर रानी को जो है उप तहसील से निकाल कर तहसील बना दिया गया, तो इसी वजह से 49 उप तहसील हरियाणा में वर्तमान में है। और तहसील कितनी है? तो तहसील है 94। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 इस, राज्य में बासमती चावल प्रचुर मात्रा में पैदा होता है? तो राज्य में बासमती चावल जो है वो प्रचुर मात्रा में पैदा होता है करनाल के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। सो हमारे आंसर जो है, हमारा आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जींद में। ठीक है, ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच किस नदी के जल को लेकर विवाद चल रहा है? तो पंजाब और हरियाणा के बीच जो है विवाद चल रहा है सतलुज नदी को लेकर, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई 1986 में, जो कि हिसार के अंदर है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये महेंद्रगढ़ में है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 इज हरियाणा प्रदेश में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? तो हरियाणा प्रदेश में 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, केसी के नाम से किस लोकप्रिय व्यक्तित्व को जाना जाता है? तो केसी के नाम से जाना जाता है कल्पना चावला को, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है? सो हरियाणा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है श्री अनिल विज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में संचालित जीएसटी टैक्स दर विश्व में किस स्थान पर रखती है? तो भारत में संचालित जो जीएसटी टैक्स रेट है वो विश्व में जो स्थान रखती है वो है सेकंड, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय शहर जहां देश का सबसे बड़ा पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया है? तो कौन सा शहर है? ये है सांगानेरी, तमिलनाडु। यहाँ पर सबसे बड़ा पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस जांच में उत्कृष्टता के लिए गठित केंद्रीय गृह मंत्री पदक से प्रतिवर्ष कितने अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 162 अधिकारियों को, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना की गई? तो भारत के प्रथम नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना की गई है द्वारका, गुजरात में, ऑप्शन बी इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज वह देश जहां 200 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे बड़े झंडे का अनावरण किया गया? तो ये देश है बोलिविया, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सर्विस मार्केट का आयोजन किया गया? तो ये किया गया मुंबई के अंदर, ठीक है, सबसे बड़े मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सर्विस मार्केट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसदीय कार्य में शून्यकाल कब शुरू हुआ? तो भारत के संसदीय कार्य में शून्यकाल शुरू हुआ 1962 में, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की विधायिका के उच्च सदन में वित्तीय कानून शुरू किया गया? तो जो यहाँ पर जर्मनी है, तो जर्मनी देश की विधायिका के उच्च सदन में वित्तीय कानून शुरू किया गया, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर किसे कहा जाता है? तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा कर भुगतान किस क्षेत्र में किया जाता है? सो भारत में सबसे ज्यादा कर भुगतान किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक खनिज अम्ल नहीं है? तो जो सिट्रिक अम्ल है वो एक खनिज अम्ल नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान ग्रेगर मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोहान ग्रेगर मेंडल आनुवांशिकता सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से जीव है जो भोजन के प्रवेश से पहले भोजन पचा लेते हैं? तो ये है जीवाणु और कवक, ठीक है, तो भोजन के प्रवेश से पहले ये भोजन को पचा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैटेनिक वर्सेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा, द सैटेनिक वर्सेज। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 इज जादूगर और फेमस कार्टून पात्र मैंड्रेक के निर्माता कौन थे? तो मैंड्रेक के निर्माता थे ली फोक, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन परत के अवक्षय या कमी के लिए जिम्मेदार है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत में कमी के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर एक प्रसिद्ध स्थान है और वह किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर है असम में, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया? तो ये किया केशवानंद भारती मामले में। तो केशवानंद भारती मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने हमारे संविधान के मूल ढांचे को जो है घोषित किया, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी की जागरूकता कहां तक सीमित थी? तो भारत में 19वीं सदी की जागरूकता सीमित थी ऊपरी मध्यम वर्ग तक, ऑप्शन बी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1829 में सती के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी लॉर्ड बेंटिक ने। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण निम्न में से किस गैस के कारण सबसे ज्यादा होता है? तो ये होता है NH3, ठीक है, अमोनिया के कारण। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्मा जंगल योजना वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक बोली किस राज्य में शुरू की गई है? सो ये की गई है उड़ीसा के अंदर, ठीक है, ओके, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया था? तो ये राज्य था छत्तीसगढ़, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर में एक नया डेटा लेखन का कार्य कब संभव होता है? तो रजिस्टर में जब रजिस्टर एक संचायक और निर्देश रजिस्टर हो तो तब जो डेटा लेखन का कार्य है वो संभव हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था CN बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल किसमें होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल होता है पास्कल सिद्धांत में, पास्कल प्रिंसिपल में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर से भारत की सरकार सबसे बड़ा राजस्व अर्जित करती है? तो ये करती है उत्पाद कर से, ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स। तो इससे यहाँ से सरकार को सबसे ज्यादा रिवेन्यू जो है कलेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस प्रतिक्रिया से होती है? तो सौर ऊर्जा होती है संलयन प्रतिक्रियाओं से। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव में पंसलियों की संख्या अधिकतम होती है? तो सांप के अंदर जो पंसलियां है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि रिब्स जो है वो सांप के अंदर ज्यादा होती है। निम्न में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ठंडा ग्रह है प्लूटो, जो कि वर्तमान में ग्रह नहीं है, ठीक है, ओके, क्योंकि ये सूर्य से काफी दूर है, ये भी इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आधार पर अल्पसंख्यकों को पहचाना जाता है? तो भारतीय संविधान में समूह के लोगों का कुल आबादी में प्रतिशत की हेल्प से जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको पहचाना जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सो क्वेश्चन नंबर 52 इज हर्ष चरित नामक पुस्तक जो हर्ष की कहानी को दर्शाता है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण का सबसे बड़ा नेता जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था? तो ये नेता था कनिष्क। ऑप्शन सी इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नक्शे के क्षेत्र को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नक्शे के क्षेत्र को मापने वाला यंत्र कहलाता है प्लेनीमीटर। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन के अधीन पेशवा को किस रूप में भेजा गया था? तो शिवाजी के प्रशासन के अधीन पेशवा को भेजा गया था मुख्यमंत्री के रूप में। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सो क्वेश्चन नंबर 56 इज इमेज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो इमेज प्राप्त करने के लिए जो रंग प्राथमिक रंग होते हैं दीज आर सियान, मेजेंटा और पीला। ऑप्शन ए इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रहने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो जो मुक्त रहने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये है राइजोबियम। तो राइजोबियम एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है और ये मुक्त अवस्था में रहता है एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किस चीज के बने होते थे? तो सिंधु घाटी के घर जो है ईंट के बने होते थे। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर सिंहासन पर विराजमान होने वाला शासक कौन था? तो ये था अजातशत्रु। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे ये रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सर क्वेश्चन नंबर 61 इज 61। तो 11 is to 12 10, जैसे 11 से 12 10 रिलेटेड है ऐसे ही नेक्स्ट पेयर हमें बताना है। तो अगर हम 11 से 12 10 देखते हैं कैसे आएगा, तो ये आएगा 11 स्क्वेयर इंटू 11 माइनस 1, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 121 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10, तो 12 10 जो है यहाँ पर आ जाएगा 11 से, यानी कि हमें एक जो है ट्रिक यूज करनी है, दैट इज एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1, ओके।
तो नेक्स्ट कुछ इसी तरीके का पेयर हमें देखना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 1 पे जाते हैं, 8। तो 8 का स्क्वायर इंटू 8 माइनस 1 इज 7। तो 64 इंटू 7, तो 64 इंटू 7 क्या हो जाएगा 28, और 6 7 6 के 42 और 2 44। तो बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैड और जे एक्स ए जैसे रिलेटेड है, इसी तरीके से रन से जो रिलेटेड जो लेटर होगा वो कौन सा यहाँ पर जो है होगा। तो मैड से जे एक्स से कैसे रिलेटेड है हम देख लेते हैं। तो अगर हम जे में से अगर हम 3 माइनस करते हैं, यानी कि जे में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम x में 3 ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, a आएगा। और इसी तरीके से a में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, d आएगा। यानी कि हमें पीछे वाले नंबर्स में 3 ऐड करना है लेटर में, तो हमारे पास जो गिवन जो लेटर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम किस में 3 ऐड करें कि हमारे पास क्या आए, r आए। तो हमें ऐड करना होगा o में, ठीक है, o 15 होता है और r 18 होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट नंबर जैसे हमारे पास u आ रहा है, तो u से 3 नंबर कम कौन सा नंबर होगा, तो u से 3 नंबर कम होगा हमारा r। ठीक है, और n से 3 नंबर कम हमारा क्या होगा, तो n होता है हमारा 14 और 3 नंबर कम क्या हो जाएगा, 11, यानी कि k। तो ओ आर के यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द यहाँ पर है, गिवन ऑप्शन है नदी, पर्वत, बांध और जंगल। तो बांध को छोड़कर बाकी सारे क्या है, नेचुरल चीजें हैं, और बांध क्या है, मैन मेड है या आर्टिफिशियल है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या गिवन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ अपने पिता की इकलौती पुत्र है। यानी कि जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की माँ अपने पिता की इकलौती पुत्र है, तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो एक्चुअली जो व्यक्ति की माँ है वो अपने पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि वो खुद की माँ की ही बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, ओके, तो इसलिए जो यहाँ पर व्यक्ति होगा वो महिला का पुत्र होगा, और महिला जो है व्यक्ति की माँ होगी। ठीक है, तो बताना महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला उस व्यक्ति की माँ है। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सेट उसे पूरा करेगा। तो हम देखते हैं एक बार, ए ए बी, ठीक है, ए ए ए बी, ए ए ए ए और बी, देन ए ए ए ए ए, और लास्ट में अगेन हमारे पास क्या होगा, तो लास्ट में अगेन हमारे पास हो जाएगा ए बी। ठीक है, यानी कि हम जैसे ही हर एक सीरीज में बढ़ रहे हैं तो ए की जो संख्या है वो 1 बढ़ रही है, पहले 2a, देन 3, देन 4, देन 5। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 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 और ए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी 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 ए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है, ए बी के पूर्व में है। तो पहले हम ये डायरेक्शन राइट कर लेते हैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले ए बी के पूर्व में है, यानी कि जो ए है, अगर बी यहाँ पर है तो इसके पूर्व में, यानी कि बी के पूर्व में कौन सा होगा, ये वाली साइड, तो यहाँ पर क्या है, ए है। ओके, उसके बाद क्या है, और ए जो है बी के पूर्व में है और सी के पश्चिम में, तो सी कहाँ होगा, सी इस साइड होगा, तभी तो सी के पश्चिम में, सी के पश्चिम में जो है ए होगा। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर हम बात करें एच जो है वो सी के दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, साउथ वेस्ट। तो जो एच है वो सी के साउथ वेस्ट में है, यानी कि कुछ यहाँ पर जो है एच होगा। ओके, और जो बी है वो एक्स के दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, दक्षिण पूर्व होगा यहाँ पर साउथ ईस्ट। ठीक है, यानी कि जो एक्स है, जो बी है वो एक्स के साउथ ईस्ट में होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये क्या होगा,
यहाँ पर x होगा और यहाँ पर b होगा। तो पश्चिम में सबसे दूर कौन है? तो पश्चिम में अगर हम सबसे दूर की बात करें तो पश्चिम में सबसे दूर x है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? x। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शब्द आदि शंकराचार्य को रिवर्स क्रम में लिखने पर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? तो जैसे ही हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा यहाँ से जो है स्टार्टिंग हो जाएगी। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? ए वाई आर ए सी एच सी, देन ए आर ए के, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ ये वाला बाएं है। 1 2 3 4 5 6 7, तो बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? ए। ठीक है, अब ए के दाएं से तीसरा अक्षर, ए का दायां कौन सा है? ये वाला। यहाँ से तीसरा अक्षर 1 2 3, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? के होगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस इक्वल्स टू डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल्स टू प्लस, माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई और ये सब है, तो कौन सा समीकरण सही है? तो यहाँ पर जो समीकरण सही होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ हमें ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा, ट्राई करके। ओके, तो 36 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइड 3 इक्वल टू 74, ये वाला समीकरण जो है बिल्कुल सही होगा। इसको चेक करते हैं। 36 माइनस की जगह हमें क्या यूज करना है? तो माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 6, प्लस की जगह पर हमारा क्या है? और प्लस की जगह पर हमारा डिवाइड है 3, देन मल्टीप्लाई की जगह पर क्या है? तो मल्टीप्लाई की जगह पर है प्लस, ठीक है, और देन डिवाइड की जगह पर हमारा क्या है? तो डिवाइड की जगह पर है हमारा -3, तो ये इक्वल टू आना चाहिए 74 के। ठीक है, तो 36 मल्टीप्लाई 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2 प्लस 5 माइनस 3, तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 72, 72 में प्लस 5 किया, ठीक है, और माइनस किया 3। ठीक है, तो 72 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 77, 77 माइनस 3 इज 74। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति खिड़की, कमरा और दीवार के बीच संबंध दर्शाती है? तो एक कमरा होता है और कमरे के अंदर क्या होता है? खिड़की होती है और दीवार होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में है? तो ज्यामितीय आकृतियां कौन सी? एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो कौन सी संख्या सभी के बीच में है? तो सभी के बीच में जहां पर रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, ट्रायंगल भी है और सर्कल भी है, तो ऐसी संख्या हमारे पास हो जाएगी 4। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 515 में बेचने से हुआ लाभ उसे 475 में बेचने से हुई हानि के बराबर है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को 515 में बेचते हैं तो जो लाभ होता है वो बराबर किसके है? अगर उसी वस्तु को हम 475 रुपए में बेचें तो जितनी हानि होगी वो उस लाभ के बराबर होगी। उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो विक्रय मूल्य है स्टार्टिंग में, विक्रय मूल्य यानी कि हमने बेचा है, तो विक्रय मूल्य यानी कि हम देख लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस स्टार्टिंग में कितना है? 515 रुपये। ठीक है, 1 सेकेंड, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है स्टार्टिंग में? 515 रुपये। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है वो है x रुपये, x रुपये है, तो लाभ कितना होगा? लाभ हमारा तब होता है अगर क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी कि हमने चीज बेची ज्यादा में और खरीदी कम में हो। तो लाभ क्या हो जाएगा? 515 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक सही है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि उसी वस्तु को 475 में बेचने पर, ठीक है, यानी कि सेकंड हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है? 475। ठीक है, और मान लेते हैं खरीदी वो कितने में है? x रुपए में। ठीक है, ये उसका हो गया कॉस्ट प्राइस। अब हानि होती है तो हानि कब होगी? जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, यानी कि x माइनस क्या होगा? 475। ठीक है, तो ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब जो यहाँ से जो लाभ हो रहा था और यहाँ से जो हानि हुई है वो दोनों इसने बराबर दी हुई है, यानी कि हम 515 माइनस एक्स को इक्वेट करेंगे x माइनस 475 से। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि इस वस्तु को बेचने में जितना लाभ हुआ
उसे 475 में बेचने से हानि के बराबर है। यानी कि हमारे पास क्या होगा, 515 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 475। ठीक है, तो यहाँ से x को हम ऐड करेंगे तो x हो जाएगा 2x और 515 प्लस 475, तो 515 प्लस 475 क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 5 5 10, 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 4 9। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो गई 2x बराबर 990, तो x की वैल्यू होगी 990 बाई 2, यानी कि कट करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 490। ठीक है, 495। ओके, यही आएगा हमारे पास। ओके, 2 जो कि 8, 1 और 2 में 18, 1 2 5 10। ठीक है, बिल्कुल यही आएगा। अब क्या हमें फाइंड करना है, अब हमें बताना है कि उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 495 रुपये है। ठीक है, अब अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 40%, ठीक है, तो हमें अब निकालना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य अगर हम फाइंड करें, यानी कि सेलिंग प्राइस फाइंड करें, तो ये होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, ये 495, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 40 डिवाइड बाय 100। तो हमें बस इसको सोल्व करना है, तो ये जाएगा 495 मल्टीप्लाई 100 प्लस 40, तो 140 हो जाएगा डिवाइड बाय 100। ठीक है, ओके, तो यहाँ से कट हो जाएगा 2 से 5 पे और 2 से 7 पे। इसको अगर हम कट करेंगे तो ये आएगा 95। ठीक है, और 95 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 95 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 30, सॉरी 99। ठीक है, और 99 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 और 9 7 63 और 6 69, तो 693 रुपए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। सो क्वेश्चन नंबर 72 इज दो नल P और Q किसी टंकी को क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों का एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। Q कितने अतिरिक्त मिनट बाद इसे भर देगा। ठीक है, तो P जो वो 12 मिनट में भर सकता है और Q जो है वो इसे 15 मिनट में भर सकता है। मान लीजिए कि इन दोनों को जो टंकी है वो यहाँ पर 60 लीटर की जो टंकी है वो हम मान लेते हैं, जो कि इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, अब जो P जो है वो क्या कर रहा है, 12 मिनट में टंकी को भर रहा है, तो यानी कि 1 मिनट में वो कितने लीटर टंकी भर देगा, तो 12 मिनट में वो 60 लीटर भर रहा है, तो 1 मिनट में वो कितना भरेगा 5। इसी तरीके से जो 15 मिनट में जो टंकी फुल कर रहा है वो 1 मिनट में टंकी को करेगा 4 लीटर फुल। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, 1 मिनट में 5 लीटर और ये करेगा 1 मिनट में 4 लीटर। अब स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, 3 मिनट के लिए P और Q को एक साथ जो है चलाया जाता है, लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। यानी कि 3 मिनट तक P और Q दोनों मिलकर भरेंगे। तो P और Q 1 मिनट में कितनी भर रहे हैं, 5 और 4 9, और 3 मिनट में कितनी भरेंगे 27 लीटर। ठीक है, यानी कि 27 लीटर टंकी जो है वो 3 मिनट में ये भर देंगे। अब टंकी बची कितनी, तो ये बचेगी 33 लीटर, और 33 लीटर को कौन भरेगा, जो बचा हुआ है, यानी कि Q इसको भरेगा। अब Q 33 लीटर भरने में कितना टाइम लेगा, 1 मिनट में वो भरता है 4 लीटर, और 33 लीटर को भरेगा वो 33 डिवाइड 4। ठीक है, तो 4 8 32 और 1 बचेगा तो 1/4, तो 8:1/4 मिनट में वो उसको भर देगा। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। सर क्वेश्चन नंबर 73 इज P किसी कार्य को करने में Q की अपेक्षा 5 घंटे अधिक लेता है, दोनों साथ मिलकर उसे 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो Q अकेले उसे कितने घंटे में कर सकता है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि जो P है वो x दिन में, P जो है वो x दिन में काम पूरा करता है। ठीक है,
और जो Q है वो Y दिन में काम पूरा करता है। ओके, P जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x करेगा, और इसी तरीके से Q जो है वो एक दिन में काम करेगा 1/y। ठीक है, अब जो P है वो कार्य करने में Q की अपेक्षा 5 घंटे अधिक लेता है, यानी कि जो x होगा वो y + 5 होगा। ठीक है, यानी कि वो y से जो है 5 घंटे अधिक लेगा। अगर Q y डेज में कर रहा है तो ये करेगा x y + 5 डेज में। ठीक है, ओके, तो यहाँ से अगर हम दोनों का टोटल वर्क निकालें एक दिन में, तो एक दिन में P करा था 1/x और Q 1/y, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे 1/x + 1/y इनको, और ये कितना करते हैं साथ मिलकर 6 घंटे में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/6 घंटे। ठीक है, ओके, तो 1/6 कर लेंगे इसका। तो यहाँ से हमें क्या करना है, बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही हो जाएगा, x + y / xy = 1/6। ठीक है, तो x की जगह पर हमें y + 5 पुट करना है, तो ये हो जाएगा y + 5 + y डिवाइड बाई y + 5 × y = 1/6। अगेन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर क्या होगा y + 5 + y यानी कि 2y + 5 2y + 5, और नीचे क्या होगा y² + 5y y² + 5y = हो जाएगा 1/6। देखते हैं इसको कैसे होगा ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y + 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6, और इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा y² + 5y। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है, y² + 5y, और यहाँ से क्या होगा 2 6 जा 12 इक्वल टू क्या होगा 12y + 5 6 जा 30। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो y² + 5 - 12 इज -7 + 30। तो इसको राइट कर सकते हैं y² - 7y - 30 = 0। ठीक है, अब हमें कोई ऐसा नंबर देखना है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और ऐड करें तो 7 आए। दिस इज y² - 10y + 3y - 30 = 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y - 10, यहाँ से +3 कॉमन ले लेंगे, y - 10। ठीक है, = 0। तो y - 10 मतलब हो गया y = 10, और y + 3 क्या हो गया y = -3। तो जो ये घंटे है वो माइनस में तो नहीं हो सकते, तो y क्या होगा 10। ठीक है, यानी कि जो y है, y क्या आ गया हमारे पास 10। y क्या था, जो q का q कितने घंटे में काम कर सकता है, तो q हमने माना था कि y घंटे में कर सकता है, यानी कि y क्या है हमारा 10, तो q जो है वो 10 घंटे में जो काम है वो पूरा कर सकता है। और x वो p कितने में करेगा, तो p से 5 आवर्स ज़्यादा लेगा। अगर p का पूछते तो हमारा होता आंसर 15 घंटे। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि 8 वर्षों में किसी निश्चित साधारण ब्याज दर पर जो है 2900 रुपए और 10 वर्षों में 3000 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। तो जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो प्रति वर्ष क्या है, बढ़ता है इक्वल अमाउंट में। जैसे मान लो हमें स्टार्टिंग में 100 रुपए जो है साधारण ब्याज मिला पहले साल में, तो नेक्स्ट साल में हमें अगेन 100 मिलेगा, उसके बाद अगेन 100, मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये बढ़ता है। ओके, तो अगर हम 8 वर्षों में देखें तो राशि है हमारी 2900, और 10 वर्षों में कितनी होगी 3000, यानी कि 2 वर्ष में जो राशि बढ़ी है वो किसकी वजह से बढ़ी है, साधारण ब्याज की वजह से। तो 2 वर्ष में हमें साधारण ब्याज कितना मिला है 3000 - 2900, यानी कि 100 रुपए। 100 रुपए जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, इसका आधा होगा, यानी कि 1 साल में ब्याज मिल रहा है, 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 50 रुपए। ठीक है, अब 8 वर्ष में जो राशि है वो कितनी हो रही है 2900। ठीक है, 8 वर्ष में जो राशि है वो 2900 हो रही है, यानी कि 2900 किसके बराबर हो गया, इसमें कुछ तो हमारी मूलधन है और कुछ इसमें ब्याज है। अब 8 वर्ष का ब्याज कितना है, तो 8 वर्ष का अगर हम ब्याज देखें तो 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 50 रुपए, और 8 वर्ष में कितना मिलेगा 50 × 8 यानी कि 400 रुपए, यानी कि इस 2900 में 400 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट है, और मूलधन कितना हुआ फिर 2500, तभी तो जाके 2900 हुए। यानी कि 8 वर्ष में 2900 रुपए बन रहे हैं, जिसमें से 400 रुपए ब्याज है और 2500 रुपए हमारा मूलधन है। ठीक है, यानी कि मूलधन हमारा कितना हो गया 2500, ब्याज कितना हो गया 400। ठीक है,
बताना क्या है हमें, ब्याज की दर। तो दर क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, PRT बाई 100 होता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना 400, P कितना है हमारा 2500, रेट हमें बतानी है, टाइम कितना है हमारा 8 वर्षों के लिए, तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसे 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो R की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, R हमारा क्या होगा 400 बटे 25 गुना 8, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो 8 से 400 कितने में कट होगा, 8 पंजे 40 0, तो 25 दूनी 50, तो रेट कितनी होगी 2%, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सो क्वेश्चन नंबर 75 इज, एक कमीज और पजामा के अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है, यानी कि अगर कमीज और पजामा की अगर हम बात करें तो कमीज 1:2 का मतलब क्या है, अगर कमीज 100 रुपए की है तो पजामा हमें 200 रुपए में मिल रहा है। दुकानदार कमीज पर 60% की छूट देता है, यानी कि 100 पर 60% की छूट, या 40% की छूट, यानी कि 100 की चीज हमें कितने मिलेगी 60 रुपए में, यानी कि जो कमीज है वो 60 रुपए में मिल रही है। अब यदि कमीज और पैंट दोनों पर 30% की छूट हो तो दोनों मिलकर कितना रेट हो रहा है, 200 प्लस 100 300, तो 300 पर 30% की छूट का मतलब क्या है, 90 रुपए कम हो गए, यानी कि चीज हमें कितने में मिलेगी 210 में। तो छूट इतनी होगी दोनों में। तो पैंट पर दिया गया छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पैंट हमें स्टार्टिंग में कितनी मिल रही थी 200 की, लेकिन सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो हमें जो दोबारा से करते हैं इसको, 100 और 200 था, ठीक है। इस पे छूट मिली 40% की, तो 60 की पड़ गई। दोनों पर अगर 30% की छूट मिलती है, दोनों पड़ गई हमें 210 रुपए में, ठीक है। अब 210 रुपए में कमीज और पैंट दोनों मिल रही है, और कमीज कितने मिल रही है 60% में, तो 60 में, तो पजामा हमें कितने में मिलेगा, तो पजामा हमें मिलेगा, इसमें 60 माइनस कर देंगे, तो यानी कि 150 रुपए में, ठीक है। पहले पजामा कितने में मिल रहा है 200 में, अब कितने में मिल रहा है 150 में, तो कितने का फायदा हुआ 50 का, ठीक है। 50 का फायदा किस पे हुआ 200 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो यहाँ से हमें सिर्फ कट करना है, तो ये हो गया 25%। तो 25% छूट मिलेगी हमें इस पे पैंट या पजामा पर, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी में नल ABC लगे हुए हैं, ए और बी टंकी को क्रम से 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी जो है पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल शाम को क्रम से 3, 4, 5 बजे खोला जाए तो किस समय टंकी जो है खाली हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ट्राई करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो देन कल वाले प्रैक्टिस सेट में इसको करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 में, एक वस्तु को 4085 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अगर 5% की हानि होती है तो 5% का मतलब क्या है कि हमारी जो चीज हमें 100 रुपए में हमने खरीदी थी, 100 रुपए में हमने खरीदी थी, तो वो कितने में बिक रही है 95 में, ठीक है। तो यही होता है 5% हानि का मतलब, ठीक है। अब जो 95 है उसका मतलब उसकी वैल्यू इसने दी हुई है 4085, ठीक है। तो हमें जो क्रय मूल्य यानी कि 100 है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 95 को हम देख रहे थे 4085 का कितने टाइम्स जो है 95 4085 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 43 से, तो यहाँ भी हमें 43 से करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 मल्टीप्लाई 100, तो 4300 रुपए जो है क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्याएं 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात याद कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक को LCM बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं SCF, ठीक है। तो 28 और 42 को अगर हम फैक्टर देखते हैं 28 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 7 28। 42 को हम लिख सकते हैं 2 3 6 6 7 42, ठीक है। अगर हम LCM देखें तो LCM क्या होगा, इन सभी की मल्टीप्लाई, ठीक है। 2:2 जो सबसे ज्यादा बार है उसको इंक्लूड करना है और कम वाले को तो लेना ही नहीं लेना है। तो 2:2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा क्या होगा LCM, यानी कि 2 दूनी 4 4 7 28 3 84। तो LCM हमारा आ गया 84, LCM हमारा कितना आ गया 84। और SCF क्या होगा, SCF होगा जो 28 और 42 के मल्टीपल में जो चीज मिनिमम टाइम आई है, ठीक है। तो जो इनका SCF होगा वो क्या होगा 2 और मल्टीप्लाई
7 जो इनमें कॉमन है, ठीक है। तो 14 क्या हो गया हमारा HCF। तो LCM और HCF का हमें क्या निकालना है अनुपात, तो 84:14। तो अनुपात क्या होगा 14 एकम 14, 14 छिके 84। तो 6:1 का जो अनुपात होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 79 इस दो संख्या का अनुपात 4:5 है और 4:5 है, तो उनका L लघुत्तम समापवर्तक 120 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, नंबर एक 4x है, दूसरा नंबर 5x है। अगर हम इनके HCF या महत्तम समापवर्तक की बात करें तो वो होगा जो इन दोनों में कॉमन है, दैट इज x होगा, ठीक है। और LCM इनका दिया हुआ है हमें 120, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर्स। तो x इंटू 120 क्या हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई 5x। तो यहाँ से एक x कट जाएगा, तो दिस इज 120 इक्वल टू 5 4 जा 20x, ठीक है। तो 120 इक्वल टू 20x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 6 है तो पहला नंबर क्या था 4x, दूसरा नंबर क्या था 5x। तो 5 4 6 जा 24 हो गया पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या हो गया 5 6 30। तो 24 और 30 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। सो क्वेश्चन नंबर 80 इज रुपए 12,300 का कर्ज 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 समान किस्तों में जो है 2 स्मॉल इंस्टॉलमेंट में जो है हमें 12,300 रुपए का जो कर्ज है वो चुकाना है, और यहाँ पर लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रत्येक किस्त की राशि हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेट कितनी है 5% है, ठीक है। तो 5%, तो जो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो जो रेट है अगर स्टार्टिंग में पहले साल अगर ये 5/100 है, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी होगी, तो अगर हम इसको कट करते हैं तो दिस इज 1/20। तो इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारी हो गई लोन, ठीक है। लोन हमारा अगर 20 रुपए है तो इंस्टॉलमेंट हमें कितनी देनी पड़ेगी 1 ऐड करके 21 देनी पड़ेगी, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में अगेन ये क्या होगा रेट जो है 1 + R/100 हो जाती है, यानी कि पहले साल तो 1 + R/100 होगी और दूसरे साल क्या होगी 1 + R/100 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो रेट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में, तो अगर हमारा लोन था 20 रुपए, ठीक है, तो हमें इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी 21 रुपए, ठीक है। और सेकेंड ईयर में क्या होगा अगेन 1 + R/100 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1/20 का स्क्वायर, यानी कि 20 + 1 21/20 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है पे यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हमारे पास सेकंड में जो लोन है वो कितना हो जाएगा, लोन अगर हमारा सेकंड ईयर में 400 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा 441 हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो हमें पे करनी पड़ेगी। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 21 जो अब इंस्टॉलमेंट है वो दोनों साल समान होनी चाहिए, तो पहली साल 21 है और दूसरी साल 441 है, यानी कि हमें क्या करना होगा इनको इक्वल करना होगा 21 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 21 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके तो इंस्टॉलमेंट तो इक्वल हो गई। अब हमें क्या करना है किस्त की राशि हमें ज्ञात करनी है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये भी ये कितना हो गया 20 × 21, दिस इज 420। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1 सेकेंड, डिफरेंस नहीं इनको ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा हो जाएगा 0 2 और 4 2 = 8, तो 820 रुपए। तो 820 रुपए जो हमारा लोन था यानी कि इतना कर्ज था, तो ये 820 रुपए दिया किसके बराबर है 12,300 के बराबर दिया हुआ है, यानी कि 820 बराबर है 12,300 के। तो कब बराबर होगा ये, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 15 टाइम्स, ठीक है। तो इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट को भी हमें, इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है 441, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 के साथ। तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट होगी पर ईयर वो होगी 6,615 रुपए, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 81। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो ये होता है क्रिया, ऑप्शन डी इज राइट,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्मक और अकर्मक और सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय की विलोमार्थी है, तो जय का विलोमार्थी है प्राज्य, जय प्राज्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो व्याकरण दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऐतिहासिक। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वासित में प्रत्यय है, तो निर्वासित में प्रत्यय यूज किया गया है इत प्रत्यय। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान का विलोम शब्द कौन सा है? तो महान का विलोम शब्द है शूद्र। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है? तो ये नहीं माना जाता लैटिन। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द यहाँ पर है हरिद्रा। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट हमारे है इंग्लिश के क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें एरर फाइंड करना है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, तो यहाँ पर हार्डली का यूज नहीं होगा, ही वर्क्स हार्ड होगा। ठीक है, वो कठोर परिश्रम यहाँ पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू, तो यहाँ पर एरर कहाँ पर होगा? ए में। नेक्स्ट है, विल यू प्लीज टेल मी द रीजन ऑफ एन अर्थक्वेक, तो यहाँ पर होगा विल यू प्लीज टेल मी द रीजन बिहाइंड एन अर्थक्वेक। ठीक है, ऑफ की जगह पर हमें क्या प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी? बिहाइंड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो यहाँ पर हमें अप्रोप्रिएट जो है 4 अल्टरनेटिव में अप्रोप्रिएट यहाँ पर वर्ड सेलेक्ट करना है। दे डैश पार्क देयर कार देयर, इट्स माय गार्डन, सो दे कैन नॉट पार्क देयर कार देयर, क्योंकि ये मेरा गार्डन है। नेक्स्ट है डोसाइल, सो डोसाइल का हमें बेस्ट मीनिंग, जो बेस्ट वर्ड है वो सिलेक्ट करना जो इसके मीनिंग को एक्सप्रेस करे। तो डोसाइल का मीनिंग होता है विनम्र। ठीक है, और सबमिसिव का मतलब भी होता है आज्ञाकारी या विनीत या विनम्र। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कंसीडरेट, सो कंसीडरेट का मतलब होता है विचारशील। ठीक है, जो सोच समझ कर निर्णय ले। सो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, थॉटफुल। ठीक है, थॉटफुल भी क्या होता है? समझदार, विचारशील। यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड जो है सिलेक्ट करना है कैनकर, तो कैनकर का मीनिंग होता है सहमत होना। ठीक है, सहमत होना, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? डिसएग्री, असहमत होना। ठीक है, नेक्स्ट है वेनरेशन, सो वेनरेशन का मीनिंग होता है आदर सम्मान करना, आदर सम्मान करना। और डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को असम्मानित करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 में, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है जो स्पेलिंग सही है। ठीक है, कोरिजिएबल, सो कोरिजिएबल की जो स्पेलिंग सही है दैट इज ऑप्शन डी, CORRIGIBLE, CORRIGIBLE। नेक्स्ट है स्टेटस क्यो, तो स्टेटस क्यो का मतलब होता है यथास्थिति। ठीक है, जिस स्थिति में है वही। सो ये हो जाएगा एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉर्मल, सामान्य स्थिति। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर, सो ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर का सही होगा रेस्टिट्यूड। ठीक है, तो ये होता है इंसाफ। ठीक है, सादगी या सरलता। तो इस तरीके से जो सही वर्ड जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा दैट इज रेस्टिट्यूट। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको 4th प्रैक्टिस सेट में। टिल देन बाय।